उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। और इस कड़ी में मुख्यमंत्री धामी 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ मुख्यमंत्री धामी बैठक करेंगे। और इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि समिट के जरिए देश और विदेश के निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने समिट के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है। कुछ हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है, उसके संबंध में भी चूंकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूंकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ। तो वहीं हल्द्वानी में भाजपा के नव मतदाता चेतना अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी संग अन्य पदाधिकारियों से आज इसमें शिरकत की। और इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए। दुष्यंत गौतम ने बताया कि 24 और 25 अगस्त को पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाता पहचान पत्र का वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे और इसके साथ ही नए मतदाताओं के पहचान पत्रों के फॉर्म भरकर मदद की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वोटर चेतना अभियान चलाया है। अभी तक सरकारी एजेंसियां, एनजीओ, इनके माध्यम से जन जागरण करते हुए सबका वोट बने, सबका मतदान हो, इस विषय के कार्यक्रम चलते थे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसका मत बन जाए। इस भाव के साथ कार्यकर्ता सभी बूथों पर जाएंगे और हमने तय किया कि प्रत्येक विधानसभा 10,000 नए मतदाता बने। कई बार मतदाता में त्रुटियां होती हैं, पते की त्रुटि होती है, इन सबको ठीक कराने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उनमें सब प्रकार के संदर्भ में हमारे कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव वायनाड से भी लड़ेंगे। ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगले साल का आम चुनाव निश्चित रूप से अमेठी से लड़ेंगे। हरीश रावत ने कहा कि अमेठी राहुल गांधी की स्वाभाविक सीट है, लेकिन कांग्रेस सांसद वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने संकट के समय उनका समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष को बहुत बधाई। और उन्होंने जो वहां की जनभावना है, अमेठी की जनभावना है, उत्तर प्रदेश की जनभावना है, उसको व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश अपने रिश्ते को स्थापित करना चाहता है, अमेठी अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करना चाहती है। स्वाभाविक स्थल है अमेठी गांधी नेहरू परिवार का और राहुल गांधी जी का। हाँ, वायनाड के लोगों ने एक कठिनाई के मौके पर उनका साथ दिया है। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई और वायनाड की जनता राहुल गांधी जी के पीछे आकर के खड़ी हुई सड़कों पर निकल पड़ी, तो राहुल गांधी जी दोनों जगहों से भी लड़ सकते हैं, कोई कानूनी प्रतिबंध तो है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि राहुल गांधी जी के लड़ने की संभावना देख करके जिस प्रकार से
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए दिल्ली के लिए नया बिल लाया गया। कोई ऐसा बिल ले आए इस शीतकालीन सत्र में, ये तो संभव है सरकार, ताकि राहुल गांधी जी को लड़ने से रोका जा सके। अन्यथा राहुल जी दोनों जगहों से भी लड़ सकते हैं और दोनों जगहों की जनता जो है खुशी खुशी उनका स्वागत करेगी। और फिर अमेठी के लोग अपने पुराने रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और कांग्रेस का राहुल गांधी जी का परंपरागत रिश्ता है, स्वाभाविक रिश्ता है। एक उस रिश्ते को एक हार न तोड़ सकती है न उसको समाप्त कर सकती है। तो वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कांग्रेस के बड़े नेता इस समय बागेश्वर में ही मौजूद हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा का साफ तौर पर कहना है, बागेश्वर का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और वहां से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले 4 चुनाव में बागेश्वर में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन क्षेत्र का विकास शून्य है और इस बार बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बागेश्वर के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बहुत गंभीर है। हमने सभी 180 बूथों का जो है पुनर्गठन किया। सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों ने वहां पर कैंप किए हैं और सभी संगठनों का पुनर्गठन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज 3 बार वहां पहले दौरा कर चुके हैं और अभी वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो बागेश्वर का उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसे रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। जिस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने उस क्षेत्र में जो अद्वितीय काम किए हैं और जो उनकी कार्यशैली से लोग उनके प्रशंसकों की जो संख्या है, निश्चित रूप से पार्वती देवी इस समय रिकॉर्ड बनाएगी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो। निश्चित रूप से जो बागेश्वर का उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसे रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। जिस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने उस क्षेत्र में जो अद्वितीय काम किए हैं और जो उनकी कार्यशैली से लोग उनके प्रशंसकों की जो संख्या है, निश्चित रूप से पार्वती देवी इस समय रिकॉर्ड बनाएगी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो। वो कितने भी इकट्ठे हो जाएं, वो सारे जितने भी पहलवान हैं वो पहलवान नहीं है, वो सारे जो हैं वो हमारी जो पार्वती देवी है, उनका जो स्वरूप है, पार्वती का स्वरूप इस समय देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करेंगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भगवती प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सपा क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर सीट को ओबीसी घोषित करवाना चाहते हैं। जिस तरह उत्तराखंड में उत्तरकाशी प्रतापनगर सीटें ओबीसी घोषित की गई, उसी तरीके से बागेश्वर की सीट को भी ओबीसी की श्रेणी में लाया जाए। समाजवादी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उतरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बागेश्वर सीट को जो है ओबीसी की घोषित करवाना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी को इन्होंने ओबीसी सीट घोषित कर दिया है और प्रतापनगर को ओबीसी कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर में अगर ओबीसी सीट घोषित होती है तो उसमें 27% आरक्षण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हें सबको लाभ मिलेगा। तो आज इन लोगों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। और सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, कि बागेश्वर में जो है मिनी सिडकुल बनाया जाए, जिससे लघु उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा तो लोगों को रोजगार का ज़्यादा महत्व मिलेगा। देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आजकल के दौर में जहां सोशल मीडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं उसको देखते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया समितियों का गठन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार की सहमति से किया। इन समितियों का गठन 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए किया गया है। स्मृति दिवस जो है पूरे देश के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मनाती है, पूर्व में मनाती है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हम लोग इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं,
कि इस पर अपना एक इंडोर कार्यक्रम होने वाला है, जिस पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी जो आपातकाल के समय पर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस प्रकार की तत्कालीन सरकारों ने इस बंटवारे में सहभागिता की और उसके कारण उसका परिणाम पूरे अखंड भारत को झेलना पड़ा, उस सब की वो जो उस किस्म का भयावह दृश्य था, उसको उस दृश्य को एक बार पुनः इस देश के देशवासियों को उसका स्मरण कराने के लिए ये विभाजन बीबीसी का स्मृति दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम पर 1.5 महीने से चल रहे अनशन को अब कांग्रेस का समर्थन मिला है। मामले को लेकर कांग्रेस ने फिर भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पंडा पुरोहितों और हक उधारियों की बात को अनसुना करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कांग्रेस के इस मामले को उठाते ही संज्ञान लिया और अनशनरत तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विमर्श कर अनशन तुड़वाया। इस पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही समर्थन है, इसलिए कांग्रेस खुद जाकर सबको समर्थन देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास समर्थक नहीं है, तो इसलिए वो स्वयं जा जाकर जो है हर जगह समर्थन देने का काम करती है। कांग्रेस ने समर्थन दिया था विकासनगर के उन सभी अवैध कब्जाधारियों को, क्या हुआ? हमने सब अवैध कब्जाधारी हटा दिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया उन सभी रेलवे के अवैध कब्जाधारियों को जिनको कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास अब कोई समर्थन देने के लिए बचा नहीं है, इसलिए स्वयं जा जाकर ऐसी जगह जाकर समर्थन देती है जिनके समर्थन में कोई नहीं है। हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर किसी का कोई अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ तो चाहे प्राधिकरण हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट के निर्देश पर हो, वो कार्रवाई हमको स्वयं सुनिश्चित करानी ही है। नहीं, देखिए, वो सारे लोग हमारे अपने हैं, वो अलग विषय है, और हमने प्रत्येक स्तर पर जो है अपने लोगों की मदद की है, आगे बढ़कर मदद की है, सरकार के स्तर पर मदद की है, और संगठन के स्तर पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी मदद करती है, और हम प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर मदद करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं अवैध चीजें हैं उनको हटाने का काम तो सरकार और प्रशासन करेगा ही, उसमें जो है किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि में कुदरत का लगातार कहर जारी है। लोगों को इंतजार उस दिन का है जब एक बार फिर धूप खिलेगी, लेकिन उससे पहले ही देहरादून के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। कुमाऊं के नैनीताल और बागेश्वर में भी भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने दोनों जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में काफी नुकसान भी हुआ है और इस कड़ी में नाईशीला गांव में बारिश के कारण घरों में दरारें आ गईं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। बारिश के चलते हालात इतने खराब हैं कि गांव की सड़कें भी टूट चुकी हैं और इन सब के मद्देनजर ग्रामीणों ने मामले में प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। नाईसेला का एक मैटर मेरे संज्ञान में आया है, जहां कोई रोड कटिंग की वजह से किसी प्रकार का डैमेज आवासीय भवनों को रिपोर्ट हुआ है। उसमें एक टीम प्रशासनिक अधिकारियों की और रोड एजेंसीज की हम बनाकर भेज रहे हैं। पूरा जो उसका नुकसान है उसका असेसमेंट भी करवाया जाएगा, जो नियमानुसार कॉम्पनसेशन हो सकता है वो भी दिया जाएगा। साथ ही संबंधित रोड एजेंसीज के माध्यम से क्या सुरक्षात्मक उपाय उक्त सड़क में किए जा सकते हैं उसका सर्वे भी कराया जाएगा। नाईसेला तोक जोगानी है, तो इसमें जो ब्लास्टिंग हुई ना, पहले रोड बनी है, रोड को बिल्कुल जिलेबी की मोड़ पे काट दिया इनने, और इसमें स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। परंतु अभी तक यहाँ पर कोई न अधिकारी आया न कुछ आया। मकानें पूरी दरार आ गई हैं, मकानें भी हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा हो गया कि जीर्ण शीर्ण हो गया कि मकान रहने लायक नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कि देवी दावता हो रही है, तो इसमें कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो परिवार यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ पर सहायता मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई कुछ सहायता कुछ मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि रहने के लिए मकान नहीं है, इतनी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से मेरे नए मकान में दरारें पड़ चुकी हैं। परिवार में 3 लड़की और घरवाली होगी, माँ और मैं। घर में रात में रहने को डर लगता है और लड़का मेरा बाहर रहता है। चाहते हैं सरकार से क्या हमारे रहने की व्यवस्था की जाए कहीं पर।
उत्तराखंड में खराब मौसम और भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित विभाग की समीक्षा की जा रही है। जिलों और कस्बों में बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही 198 डेंगू के मरीजों में से 160 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। लगातार सभी जितने रेकी विभाग हैं उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू के आए थे और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है, व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। हमने हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और अभी 7 जिलों में डेंगू के मरीज जो है अभी एक भी नहीं है। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से शुरू होने वाले ओंकारेश्वर विश्व शांति महायज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया और नेपाल के आदि चंद्र योगी से मुलाकात की। विश्व शांति के लिए आयोजित इस महायज्ञ को नेपाल से आए हुए योगी चंद्रदेव महाराज आयोजित कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने बाल योगी से मुलाकात कर यज्ञ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। यह सनातन वैदिक परंपरा में जो वेद परंपरा है, उस वेद परंपरा का ये एक अद्भुत उदाहरण और नमूना है। ये यहाँ पर आपने देखा लिखा भी है ना, ओंकारेश्वर विश्व शांति आध्यात्मिक महायज्ञ अनुष्ठान। ये विश्व शांति के लिए हमारी जो सनातन वैदिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं की पुनर्स्थापना के लिए। तो यह एक दिव्य संत के द्वारा, आपने देखा होगा वह शरीर में वो दिव्यांग है, शरीर में बहुत बच्चे हैं, परंतु वह ज्ञान में वो एक दिव्य आत्मा है। वो दिव्य आत्मा का अवतरण एक छोटे शरीर में है। तो उन दिव्यात्मा के द्वारा जो प्रेरणा देते हैं बाकी सब शिष्य मंडली, एक गुरु आज्ञा को मान करके वो लोग किसी तरह से बिना प्रश्न करें। गुरुजी ने कहा कि जैसे सीएम साहब को आना भी था, तो एक तरह से गुरुदेव ने कहा कि सीएम साहब आए तो यज्ञ परिक्रमा और यज्ञ वेदी को जरूर देख करके जाएं। तो उनकी आज्ञा से बहुत कुछ हो रहा है और अद्भुत बात तो यह है वह विविध तरह के कार्यों को करने में सक्षम है। यह जो यज्ञ होने जा रहा है, परम पूज्य आदिचंद्र योगी जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है, सर्वज्ञ है, स्वयंभू शक्ति संपन्न है, तो उन्हीं के सत्संकल्प में ये 14वां आदिचंद्र योग यज्ञ की 14वीं कड़ी हो रही है। इससे जो बाकी 13 यज्ञ हुए हैं वो भारत में 4 और नेपाल में बाकी यज्ञ हो चुके हैं। ये 14वां यज्ञ है और 18 में और 3 यज्ञ होना बाकी रहेगा, 4 यज्ञ होना रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव आदिचंद्र योगी जी एक अलौकिक सत्पुरुष हैं जो 4 साल की उम्र में उनको सब ज्ञान आ गया है। वो जिस किसी भी भाषा में जो भी आते हैं उनको लिख कर देते हैं, हर किसी मन की बात जान लेते हैं। सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें जन्म से ही है और उन्होंने अपना मंदिर का निर्माण किया है, उसका डिजाइन आर्किटेक्चर खुद स्वयं ने किया है। 7 साल की उम्र में पुस्तक लिखकर प्रकाशित कर चुके हैं। उस पुस्तक का नाम है कलियुग का आदित्य ज्योतिपथ। कई मंत्रों की रचना की है, कई मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार आविष्कार स्वयं किया है। जैसे अभी जो मंत्र बज रहा है, आदिमणि मंत्र है, आदि महामृत्युंजय मंत्र है, नमामि मंत्र है, ऐसे कई सारे मंत्रों की उन्होंने रचना की है। रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने हल्द्वानी मंडी के पास ही रैली को रोक दिया और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान सड़कों पर ही बैठ गए। किसानों का आरोप है कि 400 ट्रैक्टरों की परमिशन दिए जाने के बाद भी रैली को नहीं निकलने दिया गया। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ये ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए इनको जितने भी ट्रैक्टर हैं वो हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, वो वनभूलपुरा से, वो मुखानी क्षेत्र से और चोर गलिया से, उन सबको मंडी क्षेत्र में आने की परमिशन दी गई थी और इसके अलावा यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। देखो, ये हिटलर शाही की और तानाशाही की, तुगलकाशाही की ये सबसे बड़ी मिसाल है जो हल्द्वानी प्रशासन ने और सरकार ने डर के मारे ये जो हमारे 500 ट्रैक्टर यहाँ रोक करके खड़े कर रखे हैं,
ये सरकार का डर दिख देखो, रहा है। हम जो रेला का इन्हें नियम निकाला उसके विरोध में एक किसान ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहा था। तो हमें जब परमिशन दे दी गई थी, परमिशन बाद हमें मंडी गेट पर रोक दिया जाता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीरों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को भी नमन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। देहरादून के द्वारा जो आज पूरे देश में अमृतकाल के दौरान मेरी माटी मेरा देश एक पखवाड़ा का आयोजन मनाया जा रहा है, उसी के तहत आज शहीद जिन लोगों ने अपनी शहादत दी देश की आज़ादी में और देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए विभिन्न युद्धों में, उनके परिवारों को सम्मानित करने का काम आज नगर निगम में हुआ, जिसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। और ये जिस तरह से इन लोगों के परिवार के सदस्यों ने शहादत दी और किस कष्ट को झेलते हुए गर्व के साथ ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की यही भावना है कि पूरे देश के अंदर जो शहीदों ने शहादत दी उनके बारे में लोगों को जानकारी हो और उनके परिवार को भी लगे कि ये देश पूरी तरह से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनका सम्मान कर रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। तेजस बने सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी, सीएम धामी ने तेजस को किया सम्मानित, कहा उत्तराखंड के लिए गर्व की बात। देहरादून में केंद्र पोषित योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कहा योजनाओं पर रखी जाए पैनी नजर। 24 के चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी करेगी प्रचार, 5 लोकसभा क्षेत्रों में समितियों का किया गठन। बद्रीनाथ में जारी अनशन को मिला कांग्रेस पार्टी का समर्थन, सरकार पर मांगों को न मानने का आरोप लगाया, कि अनशन को अनदेखा कर रही है भाजपा सरकार। हल्द्वानी से 25 किलोमीटर दूर नाईशीला गांव में दिखा बारिश का रौद्र रूप, भारी बारिश के कारण घरों में पड़ी दरार, गांव की सड़क क्षतिग्रस्त होने से टूटा शहर से संपर्क। देहरादून पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रेमनगर क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से चोरी के 2 वाहन भी बरामद हुए। काशीपुर में अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी, आबकारी विभाग ने की दुर्गापुर के जंगलों में छापेमारी, 150 लीटर शराब बरामद हुई। उत्तरकाशी में हुआ भयानक हादसा, यूटिलिटी वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 1 घायल और 1 व्यक्ति लापता। देवभूमि में कुदरत का कहर, प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरिद्वार में पुलिस ने किया लाखों की चोरी का खुलासा, मास्टरमाइंड सहित 2 शातिर चोर किए गिरफ्तार, 8 लाख रुपए हुए बरामद। 40 बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।